जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैं उत्तराखंड अपने घर से राजस्थान कोटा आया और कोटा आकर के मैंने देखा कि भैया यहां तो बहुत बारिश हो रही है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या है, बारिश, रेनफॉल वगैरह भी होगी, एक बैलेंस बना रहेगा। सो डू प्लांट मोर ट्रीज और पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब यही नहीं कि भैया नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब यह है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई बार क्या होता है, खास तौर पर दिवाली के टाइम पर, छठ पूजा के टाइम पर हम क्या देखते हैं, दिल्ली में यमुना नदी दिखाई जाती है। तो गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सरकार के अकेले करने से काम नहीं चलेगा। So, hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So, बच्चा बाडी, आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेस। ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से पहला तो आपका आएगा मैप वर्क एग्जाम में। दूसरा, इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा आप डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर स्कैर्सिटी जैसे इश्यूज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एवरीवन। देखो बच्चा, जब बात आती है वाटर की, पानी की, सो यू ऑल नो दैट वाटर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कुछ भी काम करना हो उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। तो जब बात आती है वाटर को लेकर के जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की, तो देखिए 96.5% वाटर जो अर्थ पर आपको देखने को मिलता है वो मेनली आपका ओशियंस के अंदर है। और वहीं जब बात आती है 2.5% वाटर की, सो 2.5% वाटर इज योर फ्रेश वाटर, जिसको आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ओशंस वाला जो पानी है वो खारा नमक होता है, खारा नमक उसके अंदर होता है। पानी जो है वो टेस्ट में खारा होता है, सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, तो इट इज नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन। तो जब बात आती है 2.5% फ्रेश वाटर की, that water can be used for human consumption, it is fit for human consumption। और इस 2.5% फ्रेश वाटर का भी जो 70% वाटर है वो आपको कहां देखने को मिलता है, वो आइस शीट और ग्लेशियर्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, जहां हमारे ग्लेशियर्स है, उस फॉर्म में आपको ये फ्रेश वाटर यहां पर देखने को मिलता है। और बचा हुआ 30% वाटर जो है वो आपको ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, सरफेस रन ऑफ यानी कि लेक्स, रिवर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हमने यहां पर देखे। अब देखिए क्या है कि जब भी वाटर की बात आती है तो भारत के अगर हम देखें तो वाटर का हमारे लिए, फ्रेश वाटर का हमारे लिए जो एक मेन सोर्स है, दैट इज प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल। और भारत को सिर्फ 4% ही क्या मिलता है, प्रेसिपिटेशन मिलता है वर्ल्ड का। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बारिश हो रही है उसका 4% आप देखोगे कि भारत में होती हुई हमें देखने को मिलती है। और जब बात आती है वाटर अवेलेबिलिटी की, कि भारत के अंदर पर पर्सन कितना वाटर अवेलेबल है, तो उस रैंकिंग में हम 133 नंबर के अंदर आते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो वाटर जो कि क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर क्या है हमारे लिए, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे, क्यों, वो भी हम पढ़ेंगे। और उस रिन्यूएबल रिसोर्स को लेकर के भारत के पास लगभग अगर आप देखोगे तो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट हां, एक बेसिक ओवरव्यू हमें यहां पर पता लग जाता है कि भैया कितनी बारिश भारत के अंदर होती है और क्या चीजें हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2025 तक, यानी कि अगले साल तक, भारत के काफी सारे एरियाज के अंदर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। यानी कि भारत भी उन कंट्रीज को, उन रीजन्स को ज्वाइन कर लेगा जहां पर पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो आप आज देखते ही हो, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में कर्नाटका हो गया, चेन्नई हो गया, इन एरियाज के अंदर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड रीजन हो गया। तो यहां पर आप देखते हो कि भैया पानी की बहुत ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। बट जैसे कि मैंने बताया कि जो पानी है, वाटर जो है वो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो कैसे, उसको यहां पर हम समझते हैं। अगर आपको यह समझना है कि भैया पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको समझने के लिए आपको वाटर साइकिल को समझना होगा। आप सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल के बारे में, सब जानते हो। कितना सुंदर चित्र है, एक बार ध्यान से देखो इसको जरा। इसको देखने से ही आप लोग समझ जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। जो भी पानी अर्थ पर अवेलेबल है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेशन होती है, एंड देन हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल के फॉर्म में वो पानी दोबारा से अर्थ पर आ जाता है। और जब ये बारिश होती है, जब टिप टिप पानी बरसता है, तो वो पानी क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है, हमारे लेक्स को, रिवर्स को रिचार्ज कर देता है। तो जब कहते हैं कि भैया वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो हम ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज, एंड इसीलिए कहा जाता है कि जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है विच रिप्लेनिशेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है, ये जो वाटर साइकिल है, ये वाटर को एक रिन्यूएबल रिसोर्स बना देती है। क्या बना देती है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स यहां पर ये बना देती है। अब देखो क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स तो बिल्कुल है पानी, बट उसके बाद भी एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत, एक समस्या हमें यहां पर देखने को मिलती है। वो क्या? वो है वाटर स्कैर्सिटी की। वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, पानी की शॉर्टेज है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, उसको मैनेज करना प्रॉपर्ली, वाटर रिसोर्सेस को हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें तो देखो क्या है कि जब भी वाटर स्कैर्सिटी की बात आती है तो ये इमेजिन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि पानी की कमी से हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर क्या आ जाता है कि अच्छा, पानी की कमी की बात हो रही है तो भैया राजस्थान की बात हो रही होगी। बट ऐसा नहीं है। हम जब भी वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो अक्सर उसको हम जोड़ देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं किनसे? एरिया से, रीजन से, कि अच्छा पानी की कमी उसी इलाके में होगी सिर्फ, लो रेनफॉल से। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैं उत्तराखंड अपने घर से राजस्थान कोटा आया और कोटा आकर के मैंने देखा कि भैया यहां तो बहुत बारिश हो रही है, और जब मैं अपने घर अपने माता जी को, अपनी मम्मी को बताता था कॉल पर कि वो पूछते थे कि भाई कैसा मौसम है, तो मैं कहता था मस्त, महादेव की कृपा है, बारिश हो रही है। सो माय मदर वाज लाइक कि अरे राजस्थान में इतना बारिश। तो क्या है, एक हमारे माइंड में परसेप्शन बना हुआ है कि जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात कर देते हैं उसको हम अक्सर रीजन से या लो रेनफॉल से जोड़ देते हैं, जो कई मायनों में सच तो है। बट जब भी हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है कुछ इस तरह की कि अच्छा भैया वाटर स्कैर्सिटी होगी तो वहां पर क्या है, महिलाएं सिर पर मटका रख करके पानी भरने जा रही होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता होगा पानी को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए।
ये चीज हमारे माइंड में एकदम आती है। बट कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी आज के समय पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली वाटर रिसोर्सेस के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है, वेरी करती है जगह से जगह, टाइम टू टाइम। कितनी बारिश हुई, कितने लेवल की बारिश हुई, किस लेवल का प्रेसिपिटेशन हुआ, इन सब पर डिपेंड करता है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो पानी की कमी कम होगी, अगर बारिश कम होगी तो पानी की कमी ज्यादा होगी। साथ ही साथ आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। आज के समय पर क्या है, आज के समय पर पानी आपको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा। भारत के अंदर कई एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है, लोग पानी के टैंकर के आगे लाइन लगा करके खड़े रहते हैं कि भैया पानी आएगा, हमें मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं बाकी एरियाज को, कई एरियाज ऐसे हैं, कई सराउंडिंग्स ऐसी हैं जहां पर लोग अपना मस्त खड़े हैं, मोटा पाइप लेकर के अपनी गाड़ी धो रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, नालियों में, ड्रेन्स में बह रहा है। सो ये क्या हो रहा है कि आज के समय पर जब हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो वाटर स्कैर्सिटी का एक मेन कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सेसिव यूज भी है, और साथ ही साथ जो अनइक्वल एक्सेस है, यानी कि पानी जो अनइक्वल तरीके से बटा हुआ है, वो भी है। सो व्हेन इट कम्स टू वाटर स्कैर्सिटी, तो वाटर स्कैर्सिटी आपकी जो होती है, पानी की शॉर्टेज जो आपकी होती है, वो प्रेसिपिटेशन के हिसाब से तो होती है, नेचुरल फैक्टर तो ये है ही, बट साथ ही साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल एक्सेस जो वाटर की हमें देखने को मिलती है, वो भी एक यहां पर बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम यहां पर बात करें एक स्वीडिश एक्सपर्ट फैल्कन मार्क की, तो उनका कहना है कि भैया अगर 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर पानी पर पर्सन अवेलेबल है तो हम उसको वाटर स्ट्रेस मानेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू फैल्कन मार्क, इन मोहतरमा का कहना है, ये एक स्वीडिश एक्सपर्ट है, कि वाटर स्ट्रेस तभी होता है जब 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर वाटर की लेवल पहुंच जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो घबराने की बात नहीं है, बट अगर आप इस लेवल पर आ गए हो तो घबराने की बात है। वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन आपके यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ऐसा इन मोहतरमा ने स्टडी करा और उसमें बताया। तो आज के समय पर डेटा देख करके यह समझ जाना बहुत आसान है कि वाटर स्कैर्सिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। और जब भी हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, वाटर साइकिल की बात करते हैं, तो वाटर साइकिल में जब बारिश होती है, ये प्रेसिपिटेशन होता है, ये एकमात्र सोर्स आज के समय पर हमारे पास अवेलेबल है फॉर फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर भी हमें मिलता है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन से, बारिश से हमारा जो सरफेस रन ऑफ वाटर है, यानी कि जो लेक्स, रिवर्स के अंदर वाटर है, वो भी रिचार्ज हो जाता है, और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है। तो जब भी कहा जाता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, एनवायरमेंट का ध्यान रखो, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक जो फैक्टर है, इफेक्ट है, वो वाटर स्कैर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है, पानी की कमी में आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या है, बारिश, रेनफॉल वगैरह भी होगी, एक बैलेंस बना रहेगा। सो डू प्लांट मोर ट्रीज और पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। तो कुल मिलाकर के वाटर स्कैर्सिटी आज के समय पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। बट यहीं पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और अ रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी? कि भैया क्या यह पॉसिबल है कि कोई ऐसा इलाका हो जहां पर एम्पल वाटर रिसोर्सेज हो, यानी कि पानी के रिसोर्सेज तो बहुत हो, बट स्टिल वहां पर वाटर स्कैर्सिटी हो? तो जवाब आ जाता है हां में। देखो क्या है कि आज के समय पर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी को लेकर के डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरीके से पानी, जो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इन फैक्टर्स पर नजर डालें तो हम क्या देखते हैं कि अ लार्ज पॉपुलेशन मींस मोर वाटर, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड।
लार्ज पॉपुलेशन का मतलब यही नहीं कि भैया नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब यह है कि उस पॉपुलेशन के लिए अनाज भी चाहिए, उस पॉपुलेशन के लिए हमें फूड भी प्रोड्यूस करना होगा। तो उस पॉपुलेशन के लिए अगर हम फूड भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए भी पानी चाहिए। यू ऑल नो दैट एग्रीकल्चर ऑल्सो नीड्स वाटर। तो हमारे पास जब वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट उसके बाद भी हमें वाटर स्कैर्सिटी क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इट्स डिमांड। क्योंकि उस पॉपुलेशन के डोमेस्टिक यूज के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है, खाने के लिए भी पानी चाहिए होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो सके। और इसी वजह से क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इरिगेशन की जब बात आती है, सिंचाई की जब बात आती है, तो हम क्या देखते हैं कि भैया वाटर रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। आज के समय पर किसानों ने क्या कर लिया है, ज्यादातर किसानों के खेत में आपको ट्यूबवेल देखने को मिलते हैं। और इन ट्यूबवेल से क्या हो गया है कि आज के समय पर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर हैविंग देयर ओन ट्यूबवेल्स, जिस वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज में आसानी तो हो गई है, सिंचाई करने में तो आसानी हो गई है, बट वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम भी यहां पर हो रही है। बिकॉज इससे कहीं ना कहीं वेस्टेज भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है। आज जब बात आती है पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा के अंदर वाटर स्कैर्सिटी या वाटर शॉर्टेज जो आप देख रहे हो, उसका कारण सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ही है। कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, एग्रीकल्चर के समय जब हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा, HYV सीड्स का इस्तेमाल हमने करना शुरू करा, तो उसके लिए क्या चाहिए था, उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए था। और जितना ज्यादा पानी पंजाब हरियाणा के अंदर इस्तेमाल हुआ राइस, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, उस वजह से आज के समय पर पंजाब हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है। और कई एरियाज में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आज के समय पे हमें देखने को मिल रही है। सो ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिस वजह से हमको वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहां पर जरूरी क्या हो जाता है, यहां पर जरूरी हो जाता है कि भैया हमें चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है, ये जितनी भी वाटर शॉर्टेज हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा है वो लगातार अफेक्ट कर रहा है, लगातार गिर रहा है। वाटर अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को लेकर के भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने बन रही है। आज के समय पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज रहेगा। तो जैसे जैसे वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, उसका वाटर शॉर्टेज का रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को भी मिल रहा है। और खास तौर पर जब हम आजादी की बात करते हैं, आजादी के बाद की बात करते हैं, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हम क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिव लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिसने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करी, बट इन अपॉर्चुनिटीज के साथ हम क्या देखते हैं कि आज के समय पे जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको आज के समय पर ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है। और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इन इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं वाटर की डिमांड भी कर रही हैं, और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि दैट इंटेंसिव लेवल पर बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के साथ जैसे जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एस्टैब्लिश होने लगी, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ने के साथ साथ जो पानी की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा खराब हो गई। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अब क्या कर रही हैं, पानी ले भी रही हैं, कंज्यूम भी कर रही हैं और पॉल्यूट भी कर रही हैं। आज के समय पर जो हमारी रिवर्स है, लेक्स है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर
भी जो पॉल्यूट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ही हो रहा है कहीं ना कहीं। इंडस्ट्रीज उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई बार क्या होता है, खास तौर पर दिवाली के टाइम पर, छठ पूजा के टाइम पर हम क्या देखते हैं, दिल्ली में यमुना नदी दिखाई जाती है, दिखाया जाता है कि भैया यमुना नदी के ऊपर बहुत सारा अपना जो है व्हाइट व्हाइट फॉर्म आपको देखने को मिलती है। लगता है कि भैया कहीं बर्फ तो नहीं तैर रही, कहीं ये बर्फ के टुकड़े तो नहीं है, हम आर्कटिक रीजन में तो नहीं आ गए। बट वो क्या है, वो बर्फ नहीं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पॉल्यूटेड वेस्ट है, जिसने यमुना नदी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। खास तौर पर अगर हम बाकी एरियाज की भी बात करें, तो चाहे आप गंगा नदी की बात करें, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो ये इंडस्ट्रीज वाले मानते ही नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब चैलेंजेस आज के समय पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब बात आती है पानी को लेकर के इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज जो वाटर का इस्तेमाल कर रही हैं वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही नहीं कर रही हैं। वाटर का ये इस्तेमाल जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही नहीं कर रही हैं कि भैया हमें सामान बनाना है, हमें पानी चाहिए। इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। आज के समय पर अगर आप देखो तो भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है, वो 22% है। यानी कि भारत जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसका 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। और जब यहां पर इस तरीके से पानी से हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, तो पानी और जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वाटर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाटर रिसोर्सेज आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर इनकी स्कैर्सिटी होगी तो क्या होगा, इनकी स्कैर्सिटी के साथ हमारे लिए प्रॉब्लम्स यहां पर बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के अलावा इलेक्ट्रिसिटी हमें लोगों के लिए भी चाहिए। जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है, अर्बन सेंटर्स यहां पर बन रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी तेजी के साथ बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है, पानी की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है, वो भी लगातार जो है यहां पर बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो यह प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलेगी। वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलेगी। सो मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के वाटर स्कैर्सिटी आज के समय पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है, लोग हाउसिंग सोसाइटीज में जा रहे हैं, कॉलोनीज में जा रहे हैं, फ्लैट कल्चर डेवलप हो रहा है। तो देखो अब क्या है कि एक जमीन के टुकड़े पर, जहां पहले के समय पर, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लेकर के चलो कि अगर एक 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर फीट का एरिया है, 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां पर पहले के समय पर 10 से 20 परिवार रहते थे। यानी कि आप मान करके चलो कि 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको पहले के समय पर 50 से 100 लोग रहते हुए देखने को मिलते थे। बट आज जैसे जैसे फ्लैट कल्चर, कॉलोनीज डेवलप हो रही है, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, वैसे वैसे क्या है, हमारे जो एक तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ प्रेशर ग्राउंड वाटर पर और बाकी चीजों पर बढ़ता जा रहा है। अब सेम एरिया के अंदर अगर आप देखो तो 500 से 600 लोग रह रहे हैं, जहां पहले 10 से 12 परिवार रहते थे, आज वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया 30 से 40 परिवार रह रहे हैं, बल्कि ज्यादा भी। तो जैसे जैसे ये हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, तो ज्यादातर आप क्या देखोगे कि भैया ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस इन लोगों ने लगा लिए हैं, समरसेबल वगैरह इन लोगों ने लगा लिया है कि भैया हम खुद ही
पानी निकाल करके इस्तेमाल करेंगे, जिस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो और तेजी के साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है। और साथ ही साथ कई सिटीज के अंदर आप देखते हो कि डिप्लेशन आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर जैसी जब हम सिटी की बात करते हैं, जो भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है, वहां पर भी आप क्या देखते हो कि वहां पर भी भारत के आईटी हब में भी पानी की कमी हो रही है, वाटर शॉर्टेज हो रही है, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पानी को लेकर के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ही नहीं है, क्वांटिटी की ही बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्वालिटी की बात भी है। आज अगर आप देखो तो आप क्या देखते हो कि क्वालिटी ऑफ वाटर भी अफेक्ट हो रहा है, यानी कि लगातार इंडस्ट्रियल यूजेज के बढ़ने से, लगातार एग्रीकल्चर के ओवर यूज से, केमिकल्स जो हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर का के अंदर, उन सब से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, हमारा सरफेस रन ऑफ वाटर है, वो भी लगातार क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो आज के समय पर ये सब चीजें, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो है ही, पानी की कमी तो ऑलरेडी है ही, बट क्वालिटी की कमी भी है। और ये जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये और वाटर स्कैर्सिटी को क्या कर देती है बच्चा, बढ़ा देती है। तो यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द वाटर स्कैर्सिटी और वाटर शॉर्टेज इन इंडिया। तो आपको यही सब पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने डिस्कस करे कि भैया लार्ज पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इन सब वजहों से कहीं ना कहीं हम वाटर शॉर्टेज या वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आज के समय पर भारत के अंदर देखने को मिलती है हमें। तो देखिए क्या है कि जब बात आती है पानी की, तो आप ये तो समझ गए हैं कि पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोगों की जो भी नीड्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक नीड्स हो या इंडस्ट्रियल नीड्स हो, वो फुलफिल करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। बट एक सबसे बड़ा चिंता का विषय जो यहां पर है वो क्या है, वो है पॉल्यूशन का। लगातार केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट से क्या हो रहा है, जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो लगातार पॉल्यूट हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि हम जो हमारा डोमेस्टिक गार्बेज वगैरह होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, या यहां तक कि जो हम फेस्टिवल्स के अंदर भी आप देखते हैं कि लोग जिस तरीके से रिसोर्सेस को, वाटर रिसोर्सेस को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्वांटिटेटिव लेवल पर और क्वालिटेटिव लेवल पर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आज के समय पर जब हम भारत की रिवर्स की बात करते हैं, खास तौर पर जो स्मॉल रिवर्स हैं, छोटी रिवर्स हैं, वो आप देखो कि वो टॉक्सिक हो चुकी है। पहले क्या होता था कि अगर कहीं पर छोटी मोटी रिवर है तो लोग उस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे पानी के लिए। आज के समय पर क्या हो गया है कि वो रिवर नाला बन गई है, टॉक्सिक हो गई है इतनी ज्यादा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने पानी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। हमारे रिवर्स को, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसे कि अगर हम रिवर्स की ही बात करें तो नमामि गंगे मिशन हो गया, क्लीन गंगा जैसे प्रोग्राम्स हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इन चीजों को प्रोटेक्ट करने की, वाटर रिसोर्सेस को पॉल्यूशन से बचाने की, क्लीन करने की। बट द प्रॉब्लम इज इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगी तभी काम चल पाएगा। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है, और वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए
या ये कहिए वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया, मोदी गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मेन मकसद क्या था कि रूरल एरियाज के अंदर, गांव देहात के अंदर जो पानी की कमी है उस कमी को सॉल्व करा जाए। हर घर जल पहुंचाने का जो सरकार का यह मिशन है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट का गोल क्या है कि पोर्टेबल पाइप्ड वाटर हर किसी के घर तक पहुंचे, यानी कि नल से जल लोगों के घरों में पहुंचे। किससे? नल से जल लोगों के घरों में पहुंचे। कहां पर? रूरल एरियाज के अंदर, गांव देहात के अंदर। तो जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंडर दिस मिशन, अंडर दिस योजना, Government of India is working to enable that every household gets assured supply of potable piped water in the rural areas। और यहां से आपके MCQs वगैरह भी आ सकते हैं। जल जीवन मिशन आपके एनसीईआरटी में जो लेटेस्ट आपके रिलीज एनसीईआरटी अपडेट्स हुए हैं उसमें गिवन है, तो यहां से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो जल जीवन मिशन का मेन मकसद यही है कि नल से जल लोगों के घरों में पहुंचाया जाए, रूरल एरियाज के अंदर लॉन्ग टर्म में रेगुलर सप्लाई फंक्शनैलिटी पानी की बनाई रखी जा सके। तो गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सरकार के अकेले करने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि हम लोग भी इसको अपनी ड्यूटी मान करके फॉलो करें, बिकॉज गवर्नमेंट को हर चीज के लिए ब्लेम कर देना बहुत आसान है कि भैया सरकार करना नहीं चाहती, सरकार कर नहीं रही। जरूरी है कि हम भी अपना योगदान उसमें दें। अगर आप कहीं देखते हैं कि कहीं पर पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, और अगर वहां पर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं तो लीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि भैया आप जा रहे थे सड़क से, पानी बह रहा था और आप अपना सीधा चल दिए कि ओहो बह रहा है चलो। अगर वहां पर टैप अवेलेबल है, टैप बंद करने का ऑप्शन है तो करो, खराब है तो उसकी कंप्लेन कर दो, यानी कि अपने लेवल पर काम करो। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं शायद से इस चीज का जिक्र पहले भी कर चुका हूं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पर जैसे मैं वॉशरूम से अपना बाहर निकला, हाथ धोने के लिए मैं लाइन में लगा तो एक भाई साहब खड़े थे, मस्त अपना हाथ धोए और पानी की टंकी चली है, बालों को अपना सेट कर रहे हैं। तो हमने टोक दिया कि भैया बंद कर देते टंकी, बाल तो कहीं नहीं जा रहे, पानी बर्बाद हो रहा है। तो महाशय चिढ़ गए, कहने लगे जी तुम्हें क्या दिक्कत है। तो हम बोल दिए कि भैया दिक्कत हमें नहीं, तुम्हारे आने वाली जनरेशंस को होगी, हमारी जनरेशंस को होगी। तो भाई साहब चुप हो गए। तो आप अपने लेवल पर जो कर सकते हैं करिए, सरकार तो कर ही रही है, आपको भी करना होगा, योगदान देना होगा। तो वाटर स्कैर्सिटी, वाटर शॉर्टेज हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको सॉल्व करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, हमें भी काम करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, तो हम फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर पाएंगे, लोगों को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड होता रहेगा, साथ ही साथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी बढ़ती रहेगी, और जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी डिग्रेड नहीं होगा, वो भी बच जाएगा। सो कंजर्व और मैनेज करना वाटर रिसोर्सेज को आज के समय पर हमारी जरूरत है, नीड है, नेसेसिटी है, बल्कि मैं कहूंगा। तो कहीं ना कहीं हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वाटर रिसोर्सेज की, इसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहे हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग को, हमारे नेचर को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर पानी की कमी होगी तो भैया आप जानते हैं कि पेड़ पौधों
को ग्रो होने में दिक्कत होगी, जानवरों को सरवाइव करने में दिक्कत होगी, बिकॉज वाटर इज समथिंग ऑन विच एवरीबडी इज डिपेंडेंट। तो जरूरी है कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकें, ज्यादा से ज्यादा वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व करें, मैनेज करें, तभी हम फूड सिक्योरिटी भी कर पाएंगे एंश्योर, साथ ही साथ लोगों को लगातार लाइवलीहुड भी मिलता रहेगा और काम अपना चलता रहेगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी नहीं होंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहां पर अब बात आएगी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की, या कहें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की। देखो क्या है कि जब बात आती है पानी को बचाने की, स्टोर करने की, कंजर्व करने की, प्रॉपर्ली मैनेज करने की, तो हम देखते आए हैं कि आज से नहीं, एंशियंट टाइम से ही काफी सारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस या रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं जो बताते हैं कि भारत में बहुत लंबे समय से डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रिजर्वॉयर्स का, लेक्स का, एम्बैंकमेंट्स, बांध वगैरह का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है, कनाल्स का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है। अगर आप एग्जाम्पल उठा करके देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आगे चल करके आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड रहा हो, गुप्ता डायनास्टी का टाइम रहा हो, या आगे चल करके जब इस्लामिक रूलर्स भारत के अंदर आए, उन्होंने, हर किसी ने वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करा। डैम्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट्स, कनाल्स जैसी चीजें बनवाई, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है कि भैया एंशिएंट टाइम से ये चीजें चल रही हैं। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि भाई आज भी मॉडर्न इंडिया के अंदर भी इस ट्रेडिशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया, बट कहीं ना कहीं मोटिव वही है। तो बांध, डैम्स, रिजर्वॉयर, लेक्स, कैनाल्स पहले भी बनाए जाते थे, आज भी बनाए जा रहे हैं, बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिले हैं विद द टाइम। तो अगर हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझने की कोशिश करें, तो एग्जांपल्स के साथ आप यहां पर समझ सकते हो कि जब बात आती है हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया की, अक्सर यहां से जो है एमसीक्यू पूछ लिया जाता है या 3 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर अगर हम हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में सिरंगवेरपुरा के अंदर इलाहाबाद के पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया, ताकि जो गंगा नदी के अंदर पानी है उसको चैनलाइज करा जाए, मैनेज करा जाए। तो इलाहाबाद के पास फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिला। आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी हम क्या देखते हैं कि डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बहुत एक्सटेंसिवली बनाए गए भारत के अंदर या चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन्स के अंदर। साथ ही साथ आप देखते हैं कि कलिंग, जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, या बेन्नूर कर्नाटका के अंदर, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर, इन सब एरियाज के अंदर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए हमें सिस्टम्स बनते हुए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनते हुए देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आप देखते हो वो देखते हो भोपाल लेक। 11th सेंचुरी के अंदर एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसको आप भोपाल लेक के नाम से आज जानते हो। तो भोपाल के अंदर बहुत पुरानी ये लेक आपको देखने को मिलेगी। आगे चल करके जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इस्लामिक रूलर्स भी आए, तो इल्तुतमिश के टाइम पर भी हम क्या देखते हैं कि हौस खास दिल्ली के अंदर पानी की कंजर्वेशन के लिए एक टैंक यहां पर बनाया गया, जो क्या करता था, जो सिरी फोर्ट था, इल्तुतमिश का जो इलाका था, इल्तुतमिश की जो छावनी थी, उसको वाटर सप्लाई करता था, कुछ इस तरीके से। तो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर के हमारे यहां पर स्ट्रक्चर्स बहुत ही एंशिएंट टाइम से हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और विद द टाइम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के साथ ये चीजें आज मॉडर्न इंडिया के अंदर भी क्या है,
कंटिन्यूड है। तो एंशियंट टाइम से ही ये अलग अलग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि जितने भी डैम्स, रिजर्वॉयर, लेक्स वगैरह बनाए जाते थे, ट्रेडिशनली इनका जो मकसद होता था वो क्या होता था कि भाई रेन वाटर को स्टोर कर लिया जाए, ताकि आगे चल करके जब बारिशें नहीं होंगी तब एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होगा, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी चाहिए होगा, तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ट्रेडिशनली डैम्स का मकसद सिर्फ इतना ही था कि रिवर वाटर को इंपाउंड करना, रेन वाटर को स्टोर करना, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जाए। बट जब बात आती है मॉडर्न डैम्स की, तो आज के समय पर जो हम डैम्स बना रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ इरिगेशन ही नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए पानी देना ही नहीं है। आज के समय पर जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करा जा रहा है, बिजली बनाई जा रही है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वाटर सप्लाई करी जा रही है, साथ ही साथ फ्लड कंट्रोल भी डैम से करने की कोशिश करी जाती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं, साथ में फिश ब्रीडिंग और इनलैंड नेविगेशन के लिए भी डैम काम करते हैं। रिक्रिएशन में क्या, अगर आप देखो तो आज के समय पर कई डैम्स टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं, पिकनिक पॉइंट्स बन गए हैं। जैसे कि डैम्स के साथ जो रिजर्वॉयर है वहां पर वाटर एक्टिविटीज होती हैं, बोटिंग होती है, या वो जो अपना जेट स्की चलती है, वो सब काम होते हैं। लोग घूमने जाते हैं, फन, एडवेंचर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो रिक्रिएशन के लिए भी डैम्स का इस्तेमाल आज के समय पर किया जा रहा है। तो इसीलिए आज के समय पर हम डैम्स को क्या कहते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग डैम्स फॉर मेनी थिंग्स। आज के समय पर डैम्स का इस्तेमाल बहुत सारे पर्पस को सॉल्व कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ही समझें तो सतलज रिवर बेसिन पर, सतलज ब्यास रिवर पर हम क्या देखते हैं, भाखड़ा नांगल डैम जो बनाया हुआ है वो हाइडल पावर प्रोडक्शन का काम भी कर रहा है, बिजली भी बना रहा है, और साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज का काम भी कर रहा है। तो जब बात आती है भाखड़ा डैम की, भाखड़ा नांगल डैम की, तो ये बिजली भी बना रहा है और आसपास के इलाकों में वाटर सप्लाई भी कर रहा है इरिगेशन के लिए। सो टुडे डैम्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, तभी हम कहते हैं डैम्स को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई डैम्स आर नोन एज द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। तो यही सब पॉइंट्स आपको बताने हैं। आपको बताना है कि कैसे ट्रेडिशनली डैम्स का इस्तेमाल सिर्फ रेन वाटर को स्टोर करने में और इरिगेशन वगैरह के लिए करा जाता था, बट आज के समय पर भैया सब काम अलग अलग तरीके के पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए डैम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ अगर हम चलें तो देखिए क्या है कि जो डैम है वो काम कैसे करता है कि जो रिवर फ्लोइंग वाटर होता है रिवर का, उसके आगे एक बैरियर का काम करता है डैम, और पीछे एक रिजर्वॉयर या लेक टाइप स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। सो डैम रेफर्स टू द रिजर्वॉयर रेदर देन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को नहीं, रिजर्वॉयर को हम डैम कहते हैं। साथ में आज के समय पर जो ज्यादातर डैम्स आप देखते हैं, सो मोस्ट ऑफ द डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिल अवे। तो स्पिलवे जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो वाटर फ्लो को कॉन्टिन्यूअसली बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है। और जब डैम्स की हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के हमें डैम्स हाइट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने को मिलते हैं। किस मटेरियल के डैम्स बने हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, लकड़ियों से डैम्स बना दिए जाते थे, बांध बना दिए जाते थे। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो डैम का आपको देखने को मिलता है, उसके बेसिस पर डैम्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि ये टिम्बर डैम हो गया, लकड़ी से बना दिया गया है। ये यहाँ पर एम्बैंकमेंट डैम हो गया, ये एक तरीके से बांध टाइप बनाया गया है। ये आपका मेसनरी डैम हो गया, जो मॉडर्न डैम्स का स्ट्रक्चर आपको मेनली देखने को मिलता है। तो डैम्स को लेकर के, उनके स्ट्रक्चर को लेकर के हमें अलग अलग तरीके का डैम का क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलता है। हालांकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
और साथ ही साथ हाइट के हिसाब से भी हमने डैम्स को क्या करा हुआ है, कैटेगराइज करा हुआ है। तो लार्ज डैम जो बड़े होते हैं, हाइट जिनकी ज्यादा होती है, मेजर डैम्स होते हैं। वहीं लो हाइट वाले, मीडियम हाइट वाले डैम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई बहुत ऊंचाई पर है, हिली एरिया के अंदर है, तो हाई डैम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, डैम्स के आपको अलग अलग नाम बच्चा यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ में जब बात आती है इंडिपेंडेंस की, तो आजादी के बाद आप देखते हैं कि भारत सरकार ने डैम्स को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर काम किया और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, ये डैम्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा बनाए, क्योंकि सरकार का मानना था कि दैट दीज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, दीज डैम्स will be work as a vehicle that would lead to the nation to development and progress। तो कॉलोनियल पास्ट ने, अंग्रेजों के रूल ने जो भारत को हैंडीकैप कर दिया था, और उस भारत को दोबारा से डेवलपमेंट के रास्ते पर लाने के लिए डैम्स एक व्हीकल का काम करेंगे। और इसीलिए जब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, द फर्स्ट एंड द विजनरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका यह मानना था कि डैम्स आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहां से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि भारत के विकास के लिए डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डैम्स हैं ये इंटीग्रेटेड लेवल पर काम करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर काम करेंगे। डैम्स से एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, क्योंकि सिंचाई के लिए वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ विलेज इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी, क्योंकि अगर जितना आसानी से किसान को पानी मिल जाएगा उतना उसके लिए चीजें आसान होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और साथ ही साथ अर्बन इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करेगी। तो डैम से हम अलग अलग चीजों पर काम कर सकते हैं। सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बन इकोनॉमी और शहरों को बूस्ट कर सकते हैं। तो जब बात आती है यहां पर डैम्स की एज ए टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो डैम्स को टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, दैट्स इट। तो डैम्स हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू पूछ लेगा कि डैम्स को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया क्यों कहा, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे, दीज टू पॉइंट्स। सो डैम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो डैम्स हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और जब भारत के अंदर डैम्स की बात आती है, तो आज के समय पर बहुत सारे डैम्स भारत के अंदर आपको बनते हुए या अंडर कंस्ट्रक्शन भी आप देखने को मिलते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम एज वेल, देयर इज अ कैच एज वेल। कई जगहों पर हम क्या देखते हैं कि डैम्स को एक अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा। देखो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायदे और नुकसान होते हैं। फायदे क्या है डैम्स के, वो हमने देख लिए कि डैम्स हेल्प्स इन इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट। बट नुकसान भी कुछ है। तो नुकसानों की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं डैम्स क्या करते हैं, रिवर फ्लो को अफेक्ट करते हैं। नदी है भैया, रेगुलर चल रही है, नेचुरली फ्लो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उस नदी पर एक डैम बना दोगे, एक बैरियर बना दोगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दोगे, तो उससे रिवर का जो फ्लो है वो भी अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि डैम्स के अंदर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है। जो नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर के आती है, कंकड़ वगैरह लेकर के आती है, वो धीरे धीरे डैम के अंदर रिजर्वॉयर के पास आते आते इकट्ठा होने लगते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो डैम है उसका जो बेड है, मतलब डैम के अंदर पानी इकट्ठा, पानी के लिए प्रॉपर फ्लो हमें देखने को नहीं मिलता। एक्वेटिक लाइफ भी कहीं ना कहीं यहां पर जो है हैम्पर हो जाती है, और उससे जो फोना वगैरह है, एक्वेटिक जानवर वगैरह है जो नदियों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है।
और कई बार तो हम देखते हैं कि जो डैम्स हैं जिनको फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था, उनकी वजह से फ्लडिंग भी हो रही है। कैसे, क्यों, वो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो जब बात आती है मल्टीपर्पज डैम्स की, लार्ज डैम्स की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स रहे डैम्स के खिलाफ। जैसे जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। जब टिहरी डैम बनाया जा रहा था भागीरथी रिवर पर, तो टिहरी डैम आंदोलन चलाया गया। तो डिफरेंट आंदोलन, डिफरेंट लेवल पर हम देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी हमें यहां पर देखने को मिले। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए क्या है कि लार्ज स्केल लेवल पर लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो आपको ध्यान होगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक लाइन आई थी कि अ डेवलपमेंट फॉर वन कुड बी अ डिस्ट्रक्शन फॉर द अनदर, कि किसी एक के लिए जो विकास है वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। तो डैम्स का एग्जांपल हमने वहां भी दिया था। हमने देखा था कि जो डैम्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या आम जनता के लिए एक डेवलपमेंट का काम करेंगे, बट वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं जिनको डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपने घर छोड़ के, वो जगह अपनी छोड़ के, जमीनें छोड़ के जाना पड़ेगा, साथ ही साथ जिन लोगों का लाइवलीहुड हैम्पर होगा, उन लोगों के लिए वो विनाश का काम भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो लार्ज स्केल लेवल पर लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोगों को अपनी जमीनें देनी पड़ती हैं, लाइवलीहुड लोगों के चले जाते हैं, और साथ ही साथ जितने एरिया में डैम बनाया जाएगा उतने एरिया का जो फॉरेस्ट कवर है, एग्रीकल्चरल एरिया है, कल्टीवेबल लैंड है, वो भी कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो रिसोर्सेस का नुकसान भी हमें यहां पर देखने को मिलता है लार्ज स्केल लेवल पर। तो डैम्स को लेकर के काफी सारे अपोजिशन भी हमें देखने को मिलते हैं। बट यहां पर एक फैक्ट आपके बुक में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है सरदार सरोवर डैम की, तो सरदार सरोवर डैम जिसे नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया गुजरात के अंदर, यह लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है भारत का, क्योंकि सरदार सरोवर डैम 4 स्टेट्स को कवर कर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। यानी कि सरदार सरोवर डैम से इन 4 स्टेट्स को फायदा हो रहा है। कैसे? अगर हम देखें तो सरदार सरोवर डैम अकेला रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है ड्रॉट प्रोन और डेजर्ट एरियाज की। कैसे? जब बात आती है यहां पर अगर आप सरदार सरोवर डैम की, तो हम देखते हैं कि यह डैम 18.45 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इन एरियाज में 3112 विलेजेस के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात की, यहां पर किसानों को पानी मिल रहा है इरिगेशन के लिए। साथ ही साथ राजस्थान का जो बाड़मेर और जालोर वाला रीजन है, वहां पर भी किसानों को इरिगेशन के लिए ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर भी, डेजर्ट एरिया के अंदर भी लोगों को पानी मिल रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ हिली एरियाज के अंदर भी लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। तो सरदार सरोवर डैम से अगर आप देखें तो लगभग 18.45 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड गुजरात में, 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड बाड़मेर, जालौर, राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट एरिया था, और साथ ही साथ 37,500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो महाराष्ट्र का था, उन सब एरियाज को पानी पहुंचाया जा रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर डेवलप हो रही हैं। सो अबाउट 75% ऑफ द एरिया जो ड्रॉट प्रोन एरिया है गुजरात का, उसको और राजस्थान के कुछ ड्रॉट प्रोन एरिया को पानी पहुंचाने का काम सरदार सरोवर डैम कर रहा है। तो सरदार सरोवर डैम से काफी ज्यादा फायदा भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। तो जिन इलाकों में पहले सूखा पड़ा रहता था, ड्रॉट की प्रॉब्लम रहती थी, आज उन इलाकों में सरदार सरोवर डैम से फायदा भी हुआ है। बट कहानी इतनी आसान नहीं है। जब बात आती है डैम्स की, तो डैम्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस रहता है, वो रहता है सैलिनेशन ऑफ सॉइल। तो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी बिग चैलेंज जो हम देखते हैं। तो डैम्स जो है वो सोशल लैंडस्केप को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, बट इनसे क्या हो रहा है कि सोशल गैप भी लगातार बढ़ रहा है रिच लैंड ओनर्स में और लैंडलेस पुअर लोगों में। अगर हम देखें तो डैम से इरिगेशन फैसिलिटीज जो डेवलप हो रही हैं, उनसे जो रिच लैंड ओनर्स हैं,
जिन लोगों के पास अपनी जमीनें हैं उनको तो फायदा हो रहा है, बट जो लैंडलेस पीपल है, जिन लोगों के पास अपनी जमीन ही नहीं है, उनको कुछ इतना फायदा खास नहीं हो रहा। और इन डैम से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कई इलाकों में, कई स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो जब ये डैम बनाया जा रहा था तो साबरमती बेसिन के फार्मर्स ने, साबरमती रिवर जहां पर थी वहां के फार्मर्स ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करा। उनका कहना था कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो वाटर सप्लाई है वो अर्बन एरियाज की ज्यादा सरकार फुलफिल कर रही है, यानी कि शहरों को, इंडस्ट्रियल एरियाज को ज्यादा पानी दिया जा रहा है बजाय कि रूरल एरियाज के। तो इन कारणों की वजह से कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम भी हमें यहां पर अक्सर देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम भी अक्सर होती है। साथ ही साथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर सरदार सरोवर डैम की बात करें तो ये 4 स्टेट्स को कवर कर रहा है, तो लड़ाइयां झगड़े होते हैं कि भैया तुम्हें पानी ज्यादा मिल रहा है, हमें पानी कम मिल रहा है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के डैम से फायदे भी हो रहे हैं, नुकसान भी है, हर तरह की चीज हमें देखने को मिलती है। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कहता है कि भैया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ डैम्स के। क्या बताओ? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ डैम्स के। तो यही सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एडवांटेजेस हमने पहले डिस्कस करे, डिसएडवांटेजेस भी हमने यहां पर देखे। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब देखो क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज को रूरल एरियाज के अंदर किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई। इस योजना की जब हम बात करते हैं तो इस योजना का मेन मकसद क्या था कि इरिगेशन के लिए प्रॉपर तरीके से पानी किसानों को मिले और जो हमारी रूरल एरियाज हैं वहां पर प्रॉस्पेरिटी आए, रूरल इकोनॉमी हमारी बूस्ट करे। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भैया ब्रीफ नोट लिख दो, बता दो इसके बारे में। तो जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात आती है, सो दिस योजना वाज स्टार्टेड टू एंश्योर एक्सेस टू सम मीन्स टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल एग्रीकल्चर फार्म्स इन द कंट्री, ताकि किसानों को इरिगेशन के लिए पानी वगैरह और बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करे जा सके, किसान उनसे अपनी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो हम क्या देखते हैं, इस योजना का जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर है, खेतों तक जो पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से करा जा सके, इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से करा जा सके। सो अंडर दिस योजना गवर्नमेंट प्लान्ड टू प्रोवाइड हर खेत को पानी, यानी यहां पर इरिगेशन के लिए, किसानों के लिए हर खेत को पानी एश्योर करने का काम गवर्नमेंट ने करा, ताकि क्या हो सके कि जो खेत है, फार्म्स है, वहां पर वाटर यूज एफिशिएंटली हो सके, वेस्टेज कम हो सके, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके यहां पर क्या करा जा सके, पानी को कंजर्व भी किया जा सके। यानी कि सरकार ने देखा कि भैया किसानों के पास अगर ट्यूबवेल वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर अगर वाटर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वाटर वेस्टेज हो रहा है, सो अंडर दिस योजना सरकार ने इंश्योर करा कि फार्मर्स को कुछ ऐसी टेक्निक्स जैसे कि स्प्रिंकलर्स वगैरह का इस्तेमाल करा करके, ड्रॉप इरिगेशन का इस्तेमाल करा करके किसानों को अवेयर करा जा सके कि भैया पानी के वेस्टेज को बचाओ, और जहां पर पानी नहीं है वहां पर वाटर एश्योर करा जा सके इरिगेशन के लिए। सो हर खेत को पानी, ताकि एक्सेसिव यूज जो वाटर का है, जो एक्सप्लॉयटेशन है वाटर का, उसको रोका जा सके और प्रॉपर तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया जा सके।
तो अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम देखते हैं कि हर खेत को पानी देने का काम गवर्नमेंट ने करा। तो इस चैप्टर के अंदर आपकी दो मेन योजनाएं हैं बच्चा। इन दिस चैप्टर वी हैव टू मेन योजनास। फर्स्ट इज जल जीवन मिशन। पहला है जल जीवन मिशन, जिसमें गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि रूरल एरियाज के अंदर टैप वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड पहुंचाया जा सके। सो अंडर दिस जल जीवन मिशन गवर्नमेंट assured that in rural areas टैप वाटर हर घर तक पहुंचाया जा सके, नल से जल हर घर तक पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसके अंदर हर खेत को पानी देने की बात गवर्नमेंट ने करी। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो इरिगेशन एश्योर करने की बात गवर्नमेंट ने करी। तो ये दो योजनाएं आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये दो योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डैम्स की बात आती है तो डैम्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि डैम्स जिन पर्पसेस के लिए बनाए गए थे, उन पर्पसेस को आज के समय पे अचीव करने में एक फेलियर भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स को बनाया गया था ताकि डैम से फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके, बट आयरनिकली हम क्या देख रहे हैं कि वो जो डैम्स हैं, डैम्स के अंदर, रिजर्वॉयर के अंदर जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती है, वो लगातार स्टोर हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन हो रही है, जिस वजह से अक्सर जो बिग डैम्स हैं, जो बड़े डैम्स हैं, वो हमेशा फ्लड कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं। क्या होता है देखो, पहले मान करके चलो ये पूरा क्लीन एरिया था, पूरा क्लीन, ठीक है, डैम बनाया गया था, रिजर्वॉयर बनाया गया था। अब पहले क्या होता था कि इस रिजर्वॉयर के अंदर पूरा यहां पर पानी होता था, मस्त अपना पानी स्टोर कर लिया आपने पूरा। बट विद द टाइम क्या हुआ, विद द टाइम नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आई, रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आई, वो यहां पर क्या है, इकट्ठे होने लग गए भैया। अब इकट्ठे होने लग गए। अब क्या है कि नदी जो पानी है उसको फ्लो करने के लिए बहुत ही लिमिटेड एरिया मिला, जिस वजह से क्या है कि जब बारिशें होती हैं, फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो डैम के ही दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि भैया ओवरफ्लो ना हो जाए वाटर। तो कुल मिलाकर के डैम्स जिनको फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, आज हम देखते हैं कि वो अनसक्सेसफुल है फ्लड्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये साफ सफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इट इज नॉट दैट इजी। तो ये एक फेलियर भी हमें आज के समय पर यहां पर डैम्स का क्या है, देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये जो फ्लड्स वगैरह डैम्स की वजह से होती हैं, इनसे आपको सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ये जो सेडिमेंटेशन है, ये जो लगातार मिट्टी डैम्स के अंदर इकट्ठी होती जा रही है, ये क्या है, ये फ्लड प्लेन्स के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। बट अब क्या हो रहा है कि ये डैम्स के अंदर इकट्ठी है, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब जिस मिट्टी का इस्तेमाल फ्लड प्लेन्स के अंदर किया जा सकता था एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, उपजाऊ फ्रेश मिट्टी हमें मिल सकती थी फुल ऑफ सेडिमेंट्स, अब क्या है कि वो यहां पर जो है डैम्स के अंदर इकट्ठी हो रखी है, जिस वजह से भैया क्या है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से, डैम्स की वजह से फ्लड्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कई इलाकों में, खास तौर पर हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड एंड नियर बाय, हम देखते हैं कि अर्थक्वेक जैसे प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब दिक्कत, ये सब परेशानियां आज के समय पर डैम्स की वजह से आपको देखने को क्या है, मिलती हैं। तो ये था डैम्स के बारे में पूरा डिस्कशन जो हमने यहां पर करा, और हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिटेल के साथ डिस्कस करे डैम्स के, और साथ ही साथ जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी हमने बात करी। अब देखिए, जो डैम्स की हमने प्रॉब्लम्स देखी थी,
मैंने आपको बताया था कि अक्सर डैम की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी रहता है। तो क्या हुआ कि कर्नाटका की गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में भी कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, नदियों के पानी को लेकर के डिस्प्यूट हमें देखने को मिला। इनका कहना था कि भैया जो महाराष्ट्र के अंदर कोयना डैम बनाया गया है वहां की सरकार के द्वारा, ये ज्यादा पानी जो है ले रहा है और इससे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को दिक्कत यहां पर हो रही है। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिले, अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हमें यहां पर क्या है देखने को मिलती हैं। सो देखिए, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मैप वर्क भी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे तो बहुत सारे डैम्स आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिवर्स के ऊपर, अलग अलग एरियाज के अंदर, बट जब बात आती है भारत की तो जो आपकी सिलेबस की तो आपके सिलेबस में अगर आप देखें तो ये कुछ डैम्स आपको दिए गए हैं, जिसमें सलाल डैम इन जम्मू कश्मीर, भाखरा नांगल डैम इन हिमाचल प्रदेश, टिहरी डैम इन उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर डैम, नाम से ही पता लग रहा है, राजस्थान, सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, हीराकुद डैम इन ओडिशा, नागार्जुन सागर डैम इन आंध्र प्रदेश एंड तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका आपके सिलेबस के अंदर है। तो इनको मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा ही। वैसे अगर आप देखें तो यहां पर आपको इस मैप के अंदर डैम्स मिल जाएंगे, बट इनको हम डिटेल के साथ एक अलग वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे जब हम मैप प्लॉटिंग करेंगे। तो ठीक है, तो ये डैम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से रिवर पर ये डैम है वो आपको यहां पर जो है क्या है पता होना चाहिए। जैसे सलाल डैम की अगर हम बात करें तो सलाल डैम जो है हमारा वो चेनाब रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। भाखरा नांगल डैम जो है हमारा वो सतलज रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ टिहरी डैम की अगर हम यहां पर बात करें तो टिहरी डैम जो है भगीरथी रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। राणा प्रताप सागर डैम की अगर हम बात करें तो ये चंबल रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। हीराकुद डैम की अगर हम बात करें तो ये महानदी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ नागार्जुन सागर डैम की अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपको कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। तुंगभद्रा डैम की अगर हम बात करें तो ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। तो अलग अलग डैम्स और रिवर्स यहां पर क्या है आपके लिए जानना, पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम यहां पर पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई रेन वाटर की बात करी जा रही है, बारिश के पानी की बात करी जा रही है। तो हम यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जब बात करते हैं तो आप देखो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर हम देखते हैं कि जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के डिसएडवांटेजेस हैं, उनका आज के समय पर जो एक वायबल ऑल्टरनेटिव हमें देखने को मिलता है दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। हमें ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि सोशो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बेनिफिट्स हमें देखने को मिले। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो एंशियंट टाइम से ही काफी सारे एरियाज के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है। आज के समय पर भी अगर हम देखें तो क्या है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि बारिश के पानी को स्टोर कर रहे हैं। इसको स्टोर करने से क्या होगा, अपना ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। साथ ही साथ लोकल लेवल की जब बात आती है तो लोकल लेवल पर जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम फुलफिल कर पाएंगे। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सीधे से अगर हम देखें तो क्या होता है, बारिश हो रही है, आपने घर के अंदर अपने आसपास में एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जिसमें पानी बारिश का इकट्ठा हो रहा है, साथ में आपने कोई वाटर टैंक या इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना दिया और फिर आप इस पानी को अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है। हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स की अगर हम यहां पर बात करें तो हिल्स और माउंटेनियस एरियाज के अंदर, वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर गुल्स और कुल्स का इस्तेमाल करा जाता था।
अभी दिखाऊंगा आपको मैं फोटो के थ्रू। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही कॉमन है। यहां पर लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बंगाल के अंदर भी हम देखते हैं कि इन्यूडेशन चैनल्स का इस्तेमाल करा जाता है इरिगेशन करने के लिए। साथ ही साथ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करें, खास तौर पर राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करें, तो खादिन्स और जोहाद्स का इस्तेमाल करा जाता है। अब ये अलग अलग टर्म्स जो आपने पढ़े, ये देखने में कैसे हैं, उस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले बात आती है गुल्स और कुल्स की। तो जो गुल्स और कुल्स है, कुल्स और कुल्स, ये आपको वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि हिली एरियाज के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके का ड्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, नाला टाइप बना होता है जिसमें से पानी चलता है, और ये पानी जो है ये आगे चल करके लोगों के घरों में भी सप्लाई किया जाता है। जिन लोकेलिटी से, मान लो गांव के बीच से निकल रहा है ये, तो लोग इसको डेली पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक यूजेज में काम आता है। खेत के आसपास से निकल रहा है तो लोग इसको इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो, गुल्स और कुल्स वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर, हिली एरियाज के अंदर यूज करे जाते हैं। बट अफसोस की बात है कि आज विद द डेवलपमेंट इन मॉडर्न टाइम्स ये चीजें कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम खादिन और जोहाद की बात करें, तो देखो, खादिन्स और जोहाद्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह के स्ट्रक्चर है, बस नाम अलग अलग है। खादिन जो है बोला जाता है जैसलमेर के अंदर। कहां बोला जाता है? जैसलमेर के अंदर। और जोहाद बोला जाता है अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर, अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर। हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर एक एरिया ले लेते हैं और उस एरिया को थोड़ा सा लो लाइंग कर देते हैं, मतलब इस तरीके से उस एरिया को लो लाइंग कर देंगे, ढलान टाइप बना देंगे, और फिर आगे चल करके उस एरिया के हम एक दीवार टाइप स्ट्रक्चर यहां बना देंगे। तो जब भी बारिश वगैरह होगी, कुछ इस तरीके से चीज होगी, तो क्या है कि इस लो लाइंग एरिया के अंदर आप देखोगे कि यहां पानी स्टोर हो जाएगा, बिकॉज एक दीवार जो है ये बैरियर का काम करेगी। खादिन बंद इसको बोला जाता है, और यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये पानी क्या करेगा, ये ग्राउंड वाटर जो होगा यहां पे उसको भी थोड़ा बहुत रिचार्ज करेगा। साथ में जो आसपास के लोकल एरियाज हैं वहां के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो जब बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आप देखते हो कि यहां पर लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने डिस्कस करा, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स के नाम है, जैसे गुल्स और कुल्स वेस्टर्न हिमालयाज एरिया में, साथ ही साथ इन्यूडेशन चैनल्स बंगाल के अंदर, इसके अलावा जोहाद इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, खादिन इन जैसलमेर, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये सब क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और मेथड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको यही बताना है, पहले आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिफाइन कर देना है, फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स बता देने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीकानेर, फालौदी, बाड़मेर वाले इलाकों में राजस्थान के अंदर लोग रेन वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए स्टोर करते हैं, टंकाज वगैरह या अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह घर के अंदर बना करके। तो कुछ इस टाइप से घर के साथ ही एक टैंक बना दिया जाता है जो अंडरग्राउंड एक बेस होता है, साथ में इसमें पानी विद द टाइम स्टोर करा जाता है और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करा जाता है। ये टंका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर देखें तो एक कमरे जितने बड़े ये टंका होते हैं, जो कि लगभग 6 मीटर डीप और 4 मीटर के आसपास लॉन्ग होते हैं, 2.5 मीटर के आसपास वाइड होते हैं। साथ ही साथ ये जो टंका है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूफटॉप जो छत पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसको इन टंकाज के अंदर ला करके कोर्टयार्ड, यानी कि घर का जो एक तरीके से आंगन होता है, वहां पर इसको बनाया जाता है। तो घर की छत से पानी आया और इस टंका के अंदर आकर के स्टोर हो गया। ये दो काम करता है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की सप्लाई बना के रखता है, साथ ही साथ जब कोर्टयार्ड यानी घर के आंगन में एक टंका बना दोगे, ग्राउंड वाटर स्टोर कर दोगे,
तो घर के अंदर भी एक ठंडक बनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। तो छत से पाइप्स वगैरह यहां पर डाल करके इसको वेल कनेक्टेड करा जाता है ताकि जो रूफ वाटर है उसको इन टंकाज के अंदर स्टोर करा जा सके, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। और अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि बारिश का पानी छत जो है उसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू होता हुआ आकर के क्या है, इनमें कलेक्ट हो जाता है। और ये जो टंका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें पानी अगली बारिश तक स्टोर रहता है। इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का, इतने बड़े ये टंका होते हैं कि आप खुद जाकर के इसके अंदर खड़े हो जाओ भैया। ट्रेडिशनल टाइम्स पर कुछ इस टाइप से टंकाज वगैरह बनाए जाते थे। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो समर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या पालर पानी जिसको बोला जाता है कॉमन फॉर्म में, वो आप जानते हो कि प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, यानी कि पॉल्यूशन फ्री है, एक तरीके से काइंड ऑफ प्योर है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आपको ये सब चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टंका जो है अंडरग्राउंड होते हैं, घर के आंगन में बने होते हैं, तो ये घर के कमरों को भी ठंडा रखते हैं। दैट्स इट, सिंपल। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करोगे, डिफरेंट मेथड्स में गुल्स कुल्स इन हिली एरियाज की बात करोगे, इन्यूडेशन चैनल्स बंगाल की बात करोगे, और साथ ही साथ खादिन इन द पार्ट्स ऑफ जैसलमेर एंड जोहाद इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और साथ ही साथ बाड़मेर, फालौदी और जालौर वाले एरियाज के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंकार्स बनाए जाते हैं उनके बारे में लिखोगे। कैसे ये टंका इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां पर डिस्कस करा कि ये रेन वाटर या पालर पानी जिसको बोला जाता है उसको स्टोर करने में, जिसको फर्दर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज करा जाए, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स इट। साथ में अगर हम यहां पर देखें तो शिलोंग मेघालय के अंदर भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। वहां पर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप देखो तो चेरापूंजी हो, मौसिन राम हो, यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, रेनफॉल होती है और इस पानी को यहां पर स्टोर कर लिया जाता है। तो शिलोंग के अंदर जो शॉर्टेज है वाटर की, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मजे की बात है, शिलोंग चेरापूंजी और मौसिन राम से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी यहां पर आप देखते हो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है। यानी कि चेरापूंजी और मौसिन राम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड का, बट स्टिल शिलोंग जो कि यहाँ की कैपिटल है मेघालय की, वहां पर वाटर स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज है। तो इस वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिलोंग मेघालय में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करा जाता है। ज्यादातर शहर के हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और इनसे 15 से 25% तक का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करा जाता है। तो देखिए प्रभु की लीला। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको ये बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो छत के ऊपर इस तरीके से प्रॉपर पाइप वगैरह डाल करके फिर इन पाइप्स को जो है प्रॉपर तरीके से अंडरग्राउंड एक टंका के साथ कनेक्ट करके यहां पर बनाया जाता है। दैट्स इट। साथ ही साथ अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर अगर आप देखो तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आज के समय पर ये जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस है ये डिक्लाइन कर रही है। देखिए क्या होता है कि हम लोगों की गलती कहां पर है, जब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, तब हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए प्रयास करा, स्ट्रगल करा, मेहनत करी। बट जब चीजें आसान हो गई, जैसे कि इंदिरा गांधी कनाल के आते ही राजस्थान के, खासतौर पर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर चीजें आसान जैसे जैसे हुई, वैसे वैसे क्या हुआ कि लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। बट आज भी कुछ घरों में आपको टंकाज वगैरह देखने को मिलते हैं, और खास तौर पर जब हम रूरल और अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो रूरल और अर्बन इंडिया दोनों के अंदर ही रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती है। और उसका एग्जाम्पल आपको मैसूर के पास एक गांव है गेंदाथूर, उसके अंदर देखने को मिलेगा।
मैसूर के पास एक बहुत ही बैकवर्ड रिमोट विलेज है जिसका नाम है गेंदाथूर। वहां के विलेजर्स ने क्या करा, पूरे के पूरे गांव के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करा और अब गांव अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट की नीड्स है वो इसी से फिलफिल कर लेता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो ये जो गांव का नाम है गेंदाथूर, ये यहां पर काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना हो जाता है। अगर आप देखो तो लगभग 200 घरों के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है विलेज के अंदर यहां पर एस्टैब्लिश करा गया है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करा गया है गेंदाथूर मैसूर के अंदर। और इस एरिया के जो जितना भी रेनफॉल होता है उसका 80% जो है ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लगभग 50,000 लीटर पानी एनुअली ये कलेक्ट करते हैं और ये जो पानी है इसका इस्तेमाल ये फिर आगे अपने डेली पर्पसेस के लिए करते हैं। तो गेंदाथूर मैसूर कर्नाटका का एक रिमोट विलेज है जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से गांव के लोग अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक फुलफिल कर पा रहे हैं। दैट्स इट। इसके अलावा एक और अपने पास जो फैक्ट है वो ये है कि जब बात आती है तमिलनाडु की, सो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपलसरी करा था। तो भारत के अंदर सबसे पहला स्टेट जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करा गया वो था तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का नाम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करा गया। एमसीक्यू के अंदर ये यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब बात आती है बैम्बू इरिगेशन की, तो आपको बैम्बू इरिगेशन भी या कहें बैम्बू ड्रिप इरिगेशन भी देखने को मिलता है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर 200 साल पुराना सिस्टम आज भी प्रेवलेंट है जिसको हम बैम्बू इरिगेशन बोलते हैं या ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। यहां पर लोग क्या है कि बैम्बू पाइप सिस्टम से पानी का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए भी। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं बैम्बूज के अंदर और बैम्बू से वाटर सप्लाई को मेंटेन करा जाता है फील्ड्स एंड बाकी एरियाज के लिए। तो कुल मिलाकर के बच्चा अगर आप यहां पर देखें तो इस चैप्टर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक में हमने अलग अलग एरियाज की बात करी, अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मेथड्स को समझा। तो ये था आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ा। आज के समय पर पानी से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उनको हमने डिस्कस करा। साथ ही साथ हम लोगों ने मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स डैम्स की बात करी, डैम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस करा। आगे चल करके हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा जिसमें गुल, कुल, वेस्टर्न हिमालयाज, हिली एरियाज के अंदर। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोगों ने जोहाद और खादिन्स राजस्थान के अंदर पढ़ा, इन्यूडेशन चैनल्स बंगाल के अंदर देखा और अंडरग्राउंड वाटर टैंकार्स की हमने बात करी कि कैसे बाड़मेर, जालौर, वेस्टर्न राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं वहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने देखी। और साथ में हम लोगों ने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, गेंदाथूर मैसूर का जो एक रिमोट विलेज है कर्नाटका में उसके बारे में देखा। और लास्ट में मेघालय के अंदर हमने बात करी कि कैसे वहां पर बैम्बू इरिगेशन भी या ड्रिप इरिगेशन भी करा जाता है। तो ये सब चीजें आज के क्लास में, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आज की क्लास में इतना ही, यहीं पर इस टॉपिक को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।